स्मार्ट न्यूज़ के प्रोग्राम विंझार में सेहत और सलामती की दुआ के साथ महमूद अनवर का सलाम मोहब्बत। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, बज़ाहिर वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं, क्योंकि वो इंतहाई हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है। अपने काम की वजह से वो एक ऐसे कह दें कि सियासी शख्सियत के साथ एक समाजी शख्सियत भी है। इस समाजी काम की वजह से वो हर जगह जाने पहचाने और एहतराम किए जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंतहाई हर दिल अज़ीज़ शख्सियत के साथ, सरदार अकबर चांडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, क्या हाल है, कैसे मिजाज है? अल्लाह का दुआ है, शुक्र खैरियत है। सबसे पहले हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम की वसासत से। सरदार साहब, हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर आदमी जो किसी न किसी हैसियत पर आकर पहुँचता है, जो उसके काम होते हैं, उसकी बुनियाद बचपन से ही रख दी जाती है और उस वक़्त आदमी बिल्कुल आज़ाद होता है, जहन आज़ाद होता है बचपन में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन जवानी तक कैसे गुजरा और किन हालात में गुजरा, कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन मेरे वालिद साहब के साथ गुजरा। हमारी गांव में अपनी खेती बाड़ी ज़मीनें वगैरह होती हैं, अनाज होता है, तो वालिद साहब हमारे सामाजिक काम गांव देहात के हवाले से भी करते थे। जैसे अनाज होता था, अनाज को तकसीम करना, बिरादरी में देना, जो अपना हिस्सा हो तो वो लेते थे। तो वो मैं उनको देखता था, तो मैं वालिद साहब के साथ साथ ज़िंदगी जो भी गुजारी। वालिद साहब मेरे भुट्टो साहब के ऊपर ड्राइवर भी रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो उनके साथ मैं 70 का लेफ्टिनेंट भी जाता था। अच्छा, तो सबसे लाडला मैं वालिद साहब का मैं ही था। अच्छा। तो ये मेरे वालिद साहब के अंदर आदत थी कि एक मोहब्बत थी गरीबों के साथ, अपने इलाके वालों के साथ, जो भी उनके पास जो उनके माल में से हैसियत होती थी वो तकसीम करते थे। तो मैं बाबा से पूछता था कि बाबा आप ऐसा क्यों करते हो? बोला जो मैं अभी देता हूँ इसका मुझे डबल मिलता है, वाह, तो इसलिए मैं आगे ही देता हूँ। ज़बरदस्त। तो बोला मैं इसको रखूँगा तो मेरे पास आएगा नहीं, ये मैं दूंगा तो इससे मेरे पास डबल आ जाएगा। तो वालिद साहब से सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वालिद साहब थे, बड़े थे, वो करते थे। फिर जब वालिद साहब के इंतकाल के बाद फिर मेरे को वो जो सरदारी का लक़ब मिला है, मेरे को 400 घर का मैं बड़ा भी हूँ। पग सिस्टम हमारे यहाँ होता है। हाँ जी जी। तो वालिद के इंतकाल के बाद वो पग मेरे में, इसमें हमारे चीफ सरदार, ये जैसे आपने वालिद साहब की कहे कि समाजी काम, ये समाजी काम है, गरीबों को अनाज देना, क्योंकि उस इलाके के लिहाज से यही है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ ज़रूरत यही है लोगों की, तो वो करते थे। इससे आपको जो वो ये कहते हैं कि समाजी काम वर्षे में मिला। जी जी। मैं अब आ रहा हूँ कि आपको बाद में आकर सरदारी लक़ब मिला जी, और क्योंकि आपके कुछ घराने होंगे, तो इसके बारे में बताएं कि कैसे आपको ये लक़ब मिला, कितने घराने और कैसे आप समाजी काम की तरफ, वो है कि वालिद साहब से आपने ली, मगर आप ख़ुद को कैसे उस तरफ आपने मोल्ड कर? हमारे वालिद साहब बिरादरी के बड़े थे, एक इलाके के गाँव के 400 घर थे जिनमें वो बड़े कहलाते थे। ठीक है, तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो जैसे पगदार या तुमंदार कहते हैं। हाँ, जैसे तुमंदार कहते हैं। जी जी। तो पग का सिस्टम आया। हमारे चीफ सरदार, कौम के सरदार तो सुल्तान अहमद चांडियो, शबीर अहमद चांडियो, सरदार खान चांडियो, गुलाम खान चांडियो, ये पूरी कौम के सरदार हैं। लेकिन इलाका वाइज में जब पग सिस्टम हुआ तो उन्होंने जितनी हमारी बिरादरी थे, उन्होंने वालिद साहब को भी सरदार बोलते थे, तो वो सरदारी इलाके की जो पग थी वो मेरे सर पे आई। अच्छा अच्छा। तो उसी निस्बत से आप, उसी निस्बत से जी जी जी, अल्लाह ताला ने ये नेमत दी। ये तो आई। वैसे भी सरदार जो है वैसे जैसे एक हसी का सरदार कौम का खादिम होता है, यानी खिदमत करता है। एक ही सिस्टम है कि लोग जो हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, अगर सरदार वहाँ आए तो उन्हें रैपिड रिस्पांस मिलता है, तो जल्दी उनके फैसले हो जाते हैं। तो मैं आपके मुख्तलिफ, जैसे सरदारी आपका हुआ, पग का सिस्टम, समाजी काम और सियासी पहलू, इनको मैं मुख्तलिफ तरीके से उठाऊँगा। आपने क्या समझते हैं कि जैसे आजकल तालीमी दौर ज़्यादा आ गया है, पहले था कि इतनी तालीम नहीं थी, तो पहले वाले सरदारी सिस्टम में और अब वाले सरदारी सिस्टम में क्या फ़र्क है? इस दौर में जबकि तालीम आ चुकी है, सरदार लोगों के को अपने करीब किस तरह रख सकता है? पहले तो वो थे भाई पगदार, कुछ भी हो जाए उसके पीछे लग जाते थे,
अब उनके कैसे काम करता है कि वो सरदार के पास खिंचे चले आते हैं लोग, इसके बारे में आप बताएं। देखिए जी, माली हालात जो रोज़ी है वो तो अल्लाह ताला देता है। मैं अपने वालिद साहब से मैंने जो सीखा है ना, इखलाक, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, यही चीज़ें, एहसास, ये वाले रिश्ते ऐसे हैं कि मेरे पास एक छोटा सा अदना सा कोई भी बंदा आता है, मैं उसको अदना नहीं समझता, तो मैं उसके साथ भी उसी तरीके से मिलता हूँ। अगर कोई लैंड क्रूज़र में आता है तो उससे भी मेरे मिलने का स्टाइल वही होता है जो मेरे वालिद साहब करते थे। तो वालिद साहब को भी चाहने वाले, ज़रूरी नहीं हमारी अपनी बिरादरी, तो हर कौम से चाहने वाले इतने थे कि हमें खुद पता नहीं था कि अब्बा की जान पहचान कहाँ कहाँ है। तो वालिद काम ही ऐसे थे जी, वालिद साहब वाली आदत हमने अपनाई। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ात बात का भी कोई मज़हब हम नहीं पूछते कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ है, कौन सा वो है, बिला रंग और नस्ल और मज़हब आप खिदमत करते हैं, खिदमत करते हैं। जी जी। तो वो मोहब्बत जो हमारी होती है, हमारे पास 3-4 चीज़ें अल्लाह ने नेमत दी है। एहसास का रिश्ता है, इखलाक का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मतलब है कि लोग हमारे पास खिंचे हुए आते हैं, हमसे कोई वो नहीं होता। अच्छा, जब आप एक सरदारी पग मिलती है और उसके बाद वो अपने आप को सरदार कहलाए, एहसास ना हो, इंसानियत ना हो, तो उससे सरदार से गिले शिकवे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। एहसास और इंसानियत तमाम मज़ाहब की जो बुनियाद है इसी पर, इंसानियत पर पड़ी है। अगर इंसानियत नहीं है तो वो मज़हब भी नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की। आप सरदार, जब काफ़ी लोग आपने इतने वसी, ज़रूर नहीं कि सिर्फ आप अपनी बरादरी के काम करते होंगे, आपने सिलसिला वालिद साहब की तरफ बढ़ाया भी होगा। कई ऐसे आते हैं आप पर एक नज़र डालकर, उम्मीदें आप में बांध करके ये हमारे काम कर रहे हैं, जब वो आप उनका काम करते हैं और वो पुरसकून हो जाते हैं, फिर आपके कौन से तासर एहसासात होते हैं, तासरात होते हैं, कोई सुकून आता है क्या किसी का काम करके? मैं कहता हूँ कि इसमें इतना सुकून है, इतना मज़ा है ना, किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा, कुदरती बात है कि मेरे पास कभी कभार बजट नहीं होता कि अगर कोई आ जाता है, किसी की बेटी की शादी है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई मसला होता है, अगर बजट नहीं भी हो तो मैं हाँ कर देता हूँ। आप यकीन करें, मौला मेरा ऐसा करता है कि मैं उनको टाइम पे बुला लेता हूँ। कुदरती अल्लाह ताला की भी मदद वो फरमाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। सरदार साहब, कभी ऐसा हुआ कि कोई साइल आया, ज़रूरतमंद आया, क्योंकि ज़रूरतमंद ये नहीं कि सिर्फ साइल ही उन्हें साइल कर दें, साइल वो ज़रूरतमंद को कह रहे हैं, अपने भी ख़ानदान से हो सकते हैं, और आप कहीं उजलत में कहीं जा रहे हैं, आप मसरूफ़ हों, उसका काम नहीं कर सकते, बाद में पेशेमानी या कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि जिसमें आपको कोई पेशेमान, बाद में परेशानी हुई कि यार ये मैंने करना था पहले? ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ऐसा वाक़या अभी तक नहीं हुआ, बचपन से लेकर अब तक कि कोई मेरे पास आया और खाली ऐसे चले गया। वाह वाह। मैं अपनी मसरूफियात मैं अभी ये हाल ही में जो ईद गुजरी है, मैंने ये 3 दिन 800 बच्चों के साथ ईद गुजारी है, गरीब लोगों के साथ। हाँ, गरीब लोगों के बच्चों के साथ ईद गुजारी। मैंने अपने घर में ईद नहीं गुजारी, तो इतना मज़ा आया। इसी यहीं पे भी किया मैंने, मलीर में उनका एक छोटा सा पैकेट बनाया चीज़ों का, 60 रुपए का पैकेट था कि ईदी भी दी और उनको चीज़ें भी दी। और यहाँ पे भी किया, मलीर में किया, कुछ गोड है, खमीसा गोड है, कच्ची आबादियों में हम लोग गए गाड़ियों में। हाँ। तो तीनों दिन उन बच्चों के साथ ईद मनाई और इतना मज़ा आया कि जब बच्चों को आपने वो दिया होगा, बच्चों को जब भी कोई चीज़ है, उनके चेहरे पर अजीब खुशी आ जाती है, एक मुस्कुराहट है, तो उससे भी सुकून मिलता है। सरदार साहब, अब आप हम आ रहे हैं सियासत की तरफ। सियासत में आप कैसे दाखिल हुए? सियासत में ऐसे दाखिल हो, मेरे वालिद साहब, मैंने आपसे थोड़ा कहा कि वालिद साहब मेरे भुट्टो साहब की ड्राइवरी भी कर चुके हैं। फिर सियासत से भुट्टो साहब से इश्क था हमारे घराने को, तो फिर जब हमने आँख खोली तो भुट्टो साहब का घराने से हवाले से बातचीत आती रही और मैं 70 क्लिफ्ट में वालिद साहब के साथ जाता था। इस पार्टी से पहले तो वालिद साहब को इश्क था, फिर हमें इश्क हुआ, अब आदत हो गई जी। एक तो बाबा की, वालिद साहब की देखा देखी, फिर ख़ुद भी गए, अब आपकी आदत हो गई है जी। क्या आप इस दौरान, क्योंकि आपके करीबी तल्का जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से कह रहे हैं कि तो इसके लिहाज से आपके जो हमारी हाई लीडरशिप होगी उससे भी आपके ताल्लुकात होंगे, कभी आपके ज़हन में कोई आया तब मैं सियासत में आम रवाजी हो रही है
मैं ये काम करूं, ये मुझे काम करना है। कोई ऐसा काम आपने सोचा कि जो गरीबों के लिए बेहतरी के लिए हो या अपने इलाके के लिए तरक्की, ऐसे कोई काम आपने सोचे, कोई एक नया मकसद सोचा आपने सियासत को आगे चलाने के लिए? देखिए जी, कोई भी घर का भी कोई बड़ा होता है ना अफराद, तो घर के अंदर भी वो बहुत सारे सोचता है कि मैं यहाँ टाइलें लगा दूँ, मैं ये कर दूँ, सोच सब कुछ करता है, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, इलाका वाइज सिस्टम वाइज सारे काम धीरे धीरे होते हैं। हमारे कायदीन जो बैठे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान का एक सिस्टम है, तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार होते हैं, वो जरदारी साहब को या बिलावल साहब को ड्राइंग रूम में जाके बताते हैं कि ये सब ठीक है। तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं हर इलाकों में जो वो उधर जाके गलत बयानी हो जाती है कि वो कहते हैं हमारी जो बड़े कायदीन है वो एक एक गांव, एक एक बंदे, एक एक जगह का नाम लेते हैं, क्या आदत हमारी यहाँ एक एक चीज़ का पूछते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों में से कोई ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं जी ठीक है, तो अपने नंबर बनाने के लिए सब ठीक है, यानी मिसगाइड कर देते हैं। क्या आदत में माशाल्लाह, मैं तो भुट्टो साहब के घराने का एक सिस्टम है, और जरदारी साहब अभी हाल ही में जो है नवाब शाह में सांगड़ में एक एक आदमी से अल्फाज पूछते थे, पूरे सिंध के गाँव एक एक ऐसे जैसे उनके कंप्यूटर में जो है ना मतलब हर चीज़ नक्शा उनके पास बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान ज़हन में नक्शा बैठ गया है, हर बंदे का नाम बैठ गया। जो काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि गांव कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो जरदारी साहब वो भी पूछते थे कि भाई उस गांव में उस मामलात में जो भी बातें होती थी तो वो उनको कहते थे सब ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन काम तो सरदार साहब अक्सर ये राय हुए, जैसे हमारे 8 में इलेक्शन हुए, 13 में हुए, 8 में हुए, तो 8 के बाद जब आए 13 में कहने लगे कि भाई इन्हें टमाटर अंडे पड़ेंगे, कोई भी जाएंगे, उन्होंने कोई भी डिलीवर नहीं किया है काम। फिर भी पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया सिंध में, तो अब भी लोगों के ज़बान पर यही है कि अब दूसरे चेंज चाहते हैं लोग। आप क्या समझते हैं जो अब आने वाली, अब जो भी मुमकिन 23 में या उससे पहले हो जाए, जो भी इलेक्शन आ रही है, आप क्या समझते हैं कि कैसे रहेगा पीपीपी का ग्राफ? बहुत अच्छा रहेगा। बिलावल भुट्टो समझ लें कि नाने साहब अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जैसे उनकी रिवायत शुरू हुई तो इनकी भी रिवायत वैसे आ गई, वज़ीर ख़ारजा से शुरू है, ठीक है ना। हाँ। और इसके अंदर सारी चीज़ें सारी, यानी कि जहन, काम करने का तरीक़ेकार, अपने वर्कर को देखने का तरीक़ेकार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला जहन है इसका, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा माशाल्लाह। अब चलते हैं, कुछ जो आपकी बाहर मसरूफ़ियात हैं हम उनको ज़रा देखते हैं। ठीक है, चलिए। सरदार साहब, अब जो हुकूमत गई है इमरान खान की, और तो कोई इस पर एलिगेशन नहीं था, महंगाई का था। जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं आऊँगा और महंगाई ख़त्म हो जाएगी, मगर आज फिर वो पेट्रोल जो है वो 30 रुपये बढ़ा है, तो पेट्रोल बढ़ा है, मन हर तरफ महंगाई हो गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ये जो अभी जो करके गया है, तो ये पूरे मायदे और इसके एग्रीमेंट तो इसके हैं ना। अभी शहबाज शरीफ जो भी कर रहा है उससे थोड़ा सा फिर भी कम करे, मायदे तो इसने किए हुए, ये तो करना है लाजमी है। अगर ये महंगाई है उसके हाथ की हुई हुई है, ये नई हुकूमत नहीं कर रही। अच्छा, ये उनके हाथ की हुई हुई है, और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत जो बिलावल साहब की आएगी, इंशाल्लाह ये सारा कंट्रोल होगा। ये सारी महंगाई का जितना भी वज़न आ रहा है गरीबों पर, तो ये इसकी मेहरबानी है कप्तान साहब की। जी। अच्छा, इसी की मरून मिन्नत है। जी बिल्कुल, इसी के हवाले से आप बता रहे थे कि इसी की मरून मिन्नत है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई का जिन कब उतरेगा हमारे गर्दनों से, हमारे कब उतरेगा? इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसने जो अभी ये किया है ना, मतलब इसने ऐसा मुल्क को वो कर दिया है कि इसके लिए 2-3 साल तो संभलने में चाहिए। जी, तो हमारी आने वाली पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, आने वाले अगले 5 साल हमारी हैं,
इंशाल्लाह ताला। और उसमें आप देखेंगे कि नई क़यादत जो आ रही है, बिलाल भुट्टो साहब आएंगे और हमारी मरकज़ में गवर्नमेंट होगी जी, महंगाई पे इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि जो अब काम हुआ है कि मरकज़ में आ जाएगी, इतनी सीटें ले लेंगे? हमें यकीन है। अच्छा जी, बहुत अच्छा, हमें यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला 100% नहीं 1000%। आप बहैसियत वज़ीर ख़ारजा जी अब दौरे 2-3 कर चुके हैं बिलाल साहब जी। आप जैसे हमारे इनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वज़ीर ख़ारजा थे और उस दौर में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया जी अपनी वज़ारत ख़ारजा के बाद। आप बिलाल भुट्टो साहब को एज अ वज़ीर ख़ारजा कैसे देख रहे हैं? वैसे देख रहा हूँ जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा, वैसे ही देख रहे हैं। वैसे हाँ, और इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला यही उम्मीद है, क्योंकि हमें पाकिस्तान को ज़रूरत है इस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे जो बाहर है, हमारे सब पासपोर्ट को, हरे पासपोर्ट को इज्जत मिले। ये नहीं कि हमारे हरे पासपोर्ट को अलग करके खड़ा कर दिया जाए इमिग्रेशन में और फिर उनकी चेकिंग किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला इज्जत मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला अभी जो देखें पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की कितनी है, पूरे 70 साल कहते हैं, 11 साल तो ज़ियाउल हक साहब आ गए, ठीक है, 8 साल या 9 साल मुशर्रफ साहब ने की, फिर दूसरी हमारे को टोटल हुकूमत मिली कहाँ है? जहाँ हम अच्छे काम करना चाहते हैं, जहाँ हमारी क़यादत पाकिस्तान के हवाले से काम करना चाहती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो इंशाल्लाह ताला अभी आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को, हमारे जो पुराने साथी थे, जियाले थे, जो भूले में गलती में चले गए थे ना, वो भी अब वापसी आ चुके हैं। अच्छा, वापस आ रहे हैं? सुबह के भूले शाम को घर आ गए। तो वो भी अभी उनको भी पता है कि इस घर के अलावा कोई घर अच्छा नहीं है। हाँ, सब आते हैं, झूठ बोलते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद जो है ना उनके तो ये कहना चाहिए कि वो थाली के बैंगन हैं। जी जी। सरदार साहब, अब हमारे जो है यहाँ कराची की ख़ास तौर पर सियासी पोजीशन ये है कि जो MQM का कभी होल्ड था वो अब ख़ास तौर पर अब बिल्कुल ये समझते के बैठ गई है जी। PTI ने भी सीटें ली, अब उनका भी कराची में देख रहे हैं कि डिलीवर ना होने की वजह से कुछ हो गया, और कुछ दूसरी कुव्वतें भी उठ रही हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे कोई करेगी, ऐसा कोई सरप्राइज़ देगी हमें कराची में? इंशाल्लाह ताला बहुत सारे सरप्राइज भी देंगे। हाँ, लोगों को सोचों में भी नहीं होगा। और अब सबक भी सीखा है, पीपल्स पार्टी ने भी सबक सीखा है लोगों से और जो दूसरी दीगर पार्टियों से। अब ये है कि अब आने वाली हुकूमतों में इंशाल्लाह ताला कुछ गलतियाँ थी जो कोई कायदीन ने अभी दुरुस्त होंगी इंशाल्लाह। हमारे बिलाल भुट्टो साहब उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। यानी वो तजर्बा हो गया, उसे कवर करने की, लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिलाल भुट्टो साहब कराची में एक यूसुफ रोड का एरिया है, तो बरसात में वो डूब गया था, वो खुद आए और मतलब घुटने जितना पानी था और कमर तक उनका पानी था, वो पूरे इलाके में खुद पैदल घूमे। जी, अभी की जो इनकी PTI वालों की क़यादत है, कारकुन को बोला जी आप धूप में चलो, खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीपल्स पार्टी की क़यादत ऐसी नहीं है। यानी लोगों के दिल भुट्टो साहब, बिल्कुल भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली इनके अंदर जो ना वो चीज़ है, जज्बा भी वो है, ज़हन भी वो है। लेडीज राब्तो हिते बाक़ी हितों थी जेको आहे ख़वातीन विंग आहे। जी जी, चारों तरफ़ जेकी रोड अचे थी न, विच में हिकिड़ो पीस आहे असांजो इहो। अच्छा, हेॾे जेको आहे हेॾे असांजो न आहे, असांजो हेॾे न आहे, रोड जे विच में रोड चारों तरफ़ रोड आहे। अच्छा, जितां घुमी आयासीं सॼो ईअं घुमी आयासीं न, इहो पंहिंजो 24 एकड़ सर्वे नंबर है। और ये किसी का वो नहीं है, आस पास ये सामने KD है, पीछे KD है, वो गोट है, ये हमारी सर्वे मालकाना को है। ये लेके हमने ख़रीद के कुछ गरीबों को फ्री भी प्लाट दिए हमने। जबरदस्त इलेक्शन आ रही है जिसमें आप हिस्सा नहीं, आपके चेयरमैनशिप की वगैरह किसी? बहरहाल मैं तो एक वर्कर के उसमें जो है ना बड़ा खुश हूँ। मैं, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि आपकी सीट कौन सी है, मैंने मेरी सीट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जबरदस्त। जो भुट्टो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो मैं हूँ।
कह रहे हैं कि मैंने फ्री प्लाट भी दिए गरीबों को। अच्छा सर जी, सोशल वर्क में माशाल्लाह आपका बहुत नाम है। लोग आपके पास मैंने यहाँ भी किया है, मलिर में, औरंगीटोन में। और अच्छा, जब आप काम करते हैं किसी गरीब का तो आप क्या महसूस करते हैं? आपकी फीलिंग्स क्या होती है? क्या आपने किसी मुझे बहुत अच्छा लगता है और फीलिंग ऐसी होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि पहला आदमी मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 1000 बजे उठता हूँ। इतना सुकून है, इतना मज़ा है, कुछ भी नहीं। मैं एक प्लाट अगर किसी गरीब को देता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, कुदरत वाला आप जैसा कोई भाई भेज देता है, बोलता है 1 एकड़ यार पड़ा हुआ है, वो आप मुझसे ले लो, जो दिल करता दे दो। वो मैं 1 एकड़ 24 प्लाट मिलते हैं, फिर मैं उसमें से बांटता हूँ, फिर मुझे कोई दे देता है, बस वाह, खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो बस और ये मैं असल में मेरी अपनी जो बिल्डिंग है, मेरे अपनी जो जायदाद है, जितना मेरा कद है वो है, बाकी तो मौला का माल है, अल्लाह का माल है। मैं जबरदस्त, जितना देते हैं अल्लाह मौला उतना ही देता है। उतना देता है। खिदमत करते हैं। अपनी बिल्डिंग जो है ना, आपकी और हमारी, अपना महल, अपनी बिल्डिंग, जितना आपका कद है, जितनी बाड़ी है, इतनी बड़ी है, इससे बड़ी नहीं है। वाह, अगर 1 फुट बड़ी मिल जाए बहुत है। थैंक यू सर। जबरदस्त। आ जाइए। बहुत मज़ा आया आपकी बाहर लोकेशन वगैरह देखकर। माशाल्लाह साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ये बनाया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जंगल में मंगल कर दिया है। बिल्कुल। सरदार साहब, बहुत आपसे अच्छी गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के तवज्जुह से आप नौजवानों के लिए कोई पैगाम दें। बहुत पैगाम तो यही है, एक तो पाकिस्तान के अंदर ये तासुब फैलाया जा रहा है ना कि फ़ौज के हवाले से या एजेंसियों के हवाले से ये कुछ मफाद परस्त लोग जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो इनको ये कहता हूँ कि ये शिरक वाली जो जहन है, इखलाक रखें, मोहब्बत रखें। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद फिर हमारा मुल्क होगा तो हम होंगे, हमारी फ़ौज होगी तो हम होंगे। फ़ौज भी बॉर्डरों में जब मामला जो भी कर रही है तो हमारे लिए खड़ी हुई है, हमारे लिए ड्यूटी देती है। अगर सैलाब आता है तो फ़ौज आती है, अगर शहर में कोई हालात ख़राब होते हैं फ़ौज आती है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ नौजवानों को कहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ कोई गलत बात ना सुने और गलत सोच ना रखें। बेहतरीन पैगाम सरदार साहब का नौजवानों के लिए कि आप सुनी सुनाई बात पर ना चलें। हमें सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम जो है उनके अदारे हैं, फ़ौज है, फ़ौज के
को बदनाम करने के लिए काफ़ी जहर उगला जा रहा है। अगर फ़ौज बॉर्डर पर जाग रही है तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं, अगर फ़ौज ना होती तो हम ना होते। इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, इस खूबसूरत पैगाम के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। दूसरी बात, किसी और शख्सियत के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।